हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक है जो कि हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड बी फॉर्म 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टाइटल है वो है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। ठीक है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट बोले या फिर हम उसको बोले एनालेप्टिक्स, बोथ आर सेम। अब देखो, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखो, इसके नाम से ही लग रहा है कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। देखो, स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी रेट को बढ़ा देना, और रिस्पायरेटरी मतलब होता है हमारा रिस्पायरेशन, जो मतलब ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसके प्रोसेस को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो, दीज आर ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट रिस्पायरेशन एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन योर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर? मतलब ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो आपका रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा रहा है, ब्रीथ को बढ़ा रहा है एंड ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स या फिर एनालेप्टिक्स। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड लाइन है, दीज आर नैरो थेरेपेटिक विंडो स्पेशली थियोफाइलिन। देखो, नैरो थेरेपेटिक विंडो का मतलब होता है ऐसी दवाएं जिनकी टॉक्सिसिटी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरडोजिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो भी आपके एनेस्थेटिक्स होते हैं, लाइक आपका, इसके अलावा कुछ आपकी कार्डियोवैस्कुलर की मेडिसिन है, लाइक आपका बीटा ब्लॉकर्स है, या फिर हम बात करें डिजिटैलिस है। ठीक है, तो इनका क्या है, जो मार्जिन है इसका थोड़ा सा नैरो है, जो थेरेपेटिक रेंज है उसका थोड़ा सा नैरो मार्जिन की दवाइयाँ हैं। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो हमारे पास मेजोरिटी में 4 ड्रग हैं जो रिस्पायरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम कर रही हैं। तो ठीक है, पहली हमारी है डोक्साप्राम, कैफीन वेल नोन है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कैफीन। नेक्स्ट हमारी थर्ड मेडिसिन है थियोफाइलिन, ये भी आपने अस्थमा के केस में सुना होगा, या फिर हम अमीनोफाइलिन। ठीक है, डोक्साप्राम, कैफीन, थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन, ये हमारी क्या है, एनालेप्टिक्स बोले या फिर हम बोले रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब हम बात करें, भाई आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम बात करें कि जो हमारे रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं उनका काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो, कुछ इसके मैंने यहाँ पे 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का। पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने दिया है इन दवाओं का, कि जो जो हमारे रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं कैसे काम करते हैं, एक्ट ऑन ब्रेन स्टेम, ठीक है, एंड मेडुला। दीज आर पार्ट इन योर ब्रेन, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग रिस्पायरेटरी सेंटर। मीन्स ब्रेन स्टेम एंड मेडुला, जो आपके ब्रेन में है वहां पे रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं जिनको वो स्टिमुलेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसेप्टर होता है, थोरैसिक न्यूरल रिसेप्टर। जो थोरैसिक न्यूरल रिसेप्टर है वो आपका रिस्पायरेटरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और जो रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेशन के लिए मोस्टली वो आपका है थोरैसिक न्यूरल रिसेप्टर। तो जितनी भी मेडिसिन आपकी ब्रेन स्टेम मेडुला पे काम करेंगी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, वो आपके डायरेक्टली एक्शन करती हैं थोरैसिक न्यूरल रिसेप्टर पे। बात आ गई समझ में? अब जो सेकंड इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, हम बात करेंगे ब्रांकोडायलेशन। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ब्रांकोडायलेशन का मतलब लंग्स में हो जाएगा, एंड इंक्रीज दी ऑक्सीजन फ्लो। जब ब्रांकोडायलेशन होगा तो ब्रीदिंग प्रॉपर होने लगेगी, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा। तीसरी जो मैकेनिज्म है हमारी, वो क्या है, पीडीई इन्हिबिटर्स। पीडीई इन्हिबिटर्स की बात करें, स्पेशली थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन, दीज आर पीडीई इन्हिबिटर्स। ठीक है, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम इन्हिबिटर्स। देखो, फास्फोडाइस्टरेज अगर एंजाइम इन्हिबिट होगा तो हमारी बॉडी में, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकोडायलेशन होगा, और जब ब्रोंकोडायलेशन होगा तो क्या होगा, हमारा रिस्पायरेशन इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर? अब हम थोड़ा समझेंगे कि ब्रोंकोडायलेशन क्या होता है भाई ना, थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। चलो भाई, हमने ये बना लिया है आपका रिस्पायरेटरी, 2 रिस्पायरेटरी बनाएंगे हम ना, पासेज है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक पर्सन है ए, और ये हमारा है एक पर्सन बी। हम प्रयास करेंगे ब्रोंकोडायलेशन का मतलब क्या होता है। भाई, ये हमारा रिस्पायरेटरी पैसेज है, रिस्पायरेटरी रीजन है जहां से हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा जिससे हम सांस ले रहे हैं। एक इधर है ये,
अब जो हमारे पास पर्सन ए है, आप ध्यान से देखना, जो पासेज है ये जो पाथ है जिससे ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, या फिर हम बोले वो सांस ले रहा है, या फिर ऐसे बोले किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है, तो इसमें डायमीटर ज्यादा है, बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे आप, दिस वन डायमीटर ज्यादा है। अगर हम देखें फिगर नंबर 2 में तो डायमीटर इसका थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। कंपैरिजन में इसके कम है कि नहीं है? कम है। अगर हम ए को कंपैरिजन करें बी से तो यही होगा कि जो ए का हमारा जो पासेज है या फिर पाथ है वो थोड़ा ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है, दिस वन। अगर हम बात करें बी का तो क्या है, ये थोड़ा सा है नैरो, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो दिस इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब सिकुड़ जाना, नैरोइंग हो जाना। अगर इसको डिफाइन करें तो ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है। चाहे ब्रोंक्यूल्स कह सकते हो या फिर वासोडायलेशन कह सकते हो। वासो मतलब वेसल्स और ब्रोंको मतलब ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी, ठीक है। तो मतलब हुआ जो हमारा ब्रोंकोडायलेशन है तो वो यहां पे अप्लाई हो रहा है। अब बात करें रिस्पायरेटरी फेलियर या फिर डिप्रेशन के केस में क्या था, पर्सन को ये हुआ था नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जब नैरो हो गए तो हमें क्या करना है भाई, डायलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जो दवाइयां हमारी वो यही कर रही है ना, ब्रोंकोडायलेशन। जब ब्रोंकोडायलेशन होगा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा और जो आपका ऑक्सीजन का फ्लो है प्रॉपर मेंटेन होता रहेगा। आई होप आपको मैकेनिज्म पूरी समझ में आ गई होगी। अब बात करें भाई कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका। जो हमारे रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं या फिर इनहेलेप्टिक्स हैं उनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक्ट एज एंटी अस्थमेटिक। अगर आपने एजमा पढ़ा होगा या फिर अस्थमा पढ़ा होगा तो वहाँ पे थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन बहुत अच्छे से वहाँ पे आपने देखा होगा। जितनी भी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं स्पेशली एंटी अस्थमेटिक एक्टिविटी रखती हैं वो, ठीक है। यूज्ड इन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दिस इज ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज, ठीक है, द ग्रुप ऑफ लंग डिजीज। अभी जब हम सीओपीडी डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये। तीसरा हमारा है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अब हमने यहाँ पे देखा था स्टिमुलेंट, ठीक है। स्टिमुलेंट्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये होता है किसी भी रेट को बढ़ा देना, किसी के एक्टिविटी को बढ़ा देना। जब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा मतलब रिस्पायरेशन आपका कम हो गया तो क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, मतलब स्टिमुलेट करेंगे, उसके ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे। तो उस केस में रिस्पायरेटरी अगर सप्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन फ्लो कम हो गया और CO2 रिटेंशन ज्यादा हो गया तो उस केस में हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नियोनेटल एपनिया में होता है अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। छोटे बच्चों में होता है जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज होती है, वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं हम नियोनेटल एपनिया। यूज्ड इन पोस्ट एनेस्थीसिया, समटाइम्स एनेस्थीसिया के बाद भी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं। एक चीज और थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, इसमें बहुत सारी हमारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो रिस्पायरेटरी को सप्रेस करने लगती है, रिस्पायरेटरी को फेल कर देती हैं। लाइक जितने भी आपके सिडेटिव हैं, लाइक हिप्नोटिक्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है। तो ये दवाई जो है वो क्या करती है, रिस्पायरेटरी को सप्रेस कर देती है, जिससे CO2 रिटेंशन बढ़ जाता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस केस में भी हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करें भाई इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है जो हमारी दवाइयाँ हैं। फीवर, अगर आप इनको लंबे टाइम तक ले रहे हो तो आपको पैरेक्सिया फीवर जैसी दिक्कत आ सकती है। स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आना, हॉट सेंसेशन, गर्माहट थोड़ा सा महसूस होगी। इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, इंक्रीज BUN। BUN मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो आपकी पुतली है प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। मसल स्टिफनेस, जकड़न हो जाएगी आपके मसल में, ट्रीमर्स आना चालू हो जाएंगे और इंक्रीज दी BP, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा अगर आप ये दवाइयां ले रहे हो, क्योंकि जो आपका कैफीन है वो क्या है, CNS स्टिमुलेंट ही है, ठीक है, तो उससे दिक्कत आती है। अब बात करें भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है ये दवाएं किन लोगों को नहीं देना चाहिए। पहला है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है, ब्रेस्ट फीडिंग में है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। हिपैटिक एंड रिनल, हिपैटिक के केस में भी नहीं देना है क्योंकि ये दवाइयां क्या करती हैं, SGOT SGPT का लेवल अल्टर कर देती हैं। और रिनल का केस जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN इज ए रिनल मार्कर, ठीक है।
थर्ड केस हमारा है सीजर। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम तक सीजर आ रहा है तो उस केस में भी नहीं देना है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर संबंधी दिक्कत है, कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी नहीं देना है। लाइक किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या फिर आपका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस है, तो उस केस में भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन।